माय चैनल बीके अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम हाइगेंस वेव थ्योरी द्वारा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके पिछले लेक्चर वेव ऑप्टिक्स 3 में हमने हाइगेंस वेव थ्योरी द्वारा रिफ्लेक्शन यानी परिवर्तन को एक्सप्लेन किया था। हाइगेंस वेव थ्योरी क्या कहती है? हाइगेंस वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट्स होती है वो वेव के रूप में चलती है, और हाइगेंस तो कुछ प्रिंसिपल भी दिया था। तो हाइगेंस ये कहते हैं कि जो लाइट होती है वो वेव के रूप में चलती है। तो इसको लेकर कि लाइट जो होती है वेव के रूप में चलती है, इसी को लेकर हम लोग आज रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया था, और आज के इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, और यानी अपवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे, और उसकी लॉस को भी एक्सप्लेन करेंगे। जो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो स्किप ना हो आपसे, और कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए रिफ्लेक्शन आज हम एक्सप्लेन करेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी द्वारा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। इसी इंसिडेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ठीक है। तो इसको ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसके जो लॉज होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। एक मान लीजिए हम बाउंड्री बना लेते। चलिए एक बाउंड्री बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के लिए हमें दो मीडियम चाहिए। तो इसलिए हम बाउंड्री बनाए। एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, ठीक है। तो इसलिए हम मान लेते हैं ये मीडियम 1 है, ठीक है। मीडियम ये 1 है, और ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये मीडियम 2 है, ठीक है। और जो इसमें लाइट की स्पीड है, क्योंकि हमें लाइट ही लेके आना है, तो जो लाइट की स्पीड है इसमें कितनी है? इसमें मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड v1 है, और इसमें लाइट की स्पीड क्या है? v2 है, ठीक है। और ये मीडियम क्या है? रेयर मीडियम है। रेयर यानी कि विरल माध्यम, ठीक है। और ये क्या है? डेंसर मीडियम है, यानी सघन माध्यम, ठीक है। ये रेयर और डेंसर, ठीक है। और ये क्या है? ये सरफेस है, रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है। रिफ्रैक्टेड सरफेस। ये रिफ्रैक्टेड सरफेस कैसा है? ये रिफ्रैक्टेड सरफेस ऐसा है, ठीक है। यानी ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है। ये इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि जो हम रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, इसको लेकर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हमें सरफेस की जरूरत पड़ेगी कि सरफेस किस प्लेन में है। इससे पहले आपको बता दूं कि सरफेस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो ऐसी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? लाइट आएगी, ठीक है। लाइट की जो रेज आएगी, देखिए, जब लाइट की रेज रेयर मीडियम से यानी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम में जब जाता है तो वो अपने नॉर्मल की तरफ यानी अभिलंब की तरफ झुक जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें झुकेगा, ठीक है। देखते हैं हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है वेव के रूप में चलती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो वेव फ्रंट के रूप में चलती है, ठीक है। यानी ये वेव फ्रंट के रूप में आ रही है, ऐसे वेव फ्रंट के रूप में आ रही है। उनके कहने का ये मतलब था कि ये वेव फ्रंट के रूप में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है क्या? रिफ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे एक इंसिडेंट वेव फ्रंट खोजेंगे, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या होता है? तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाने के लिए हाइगेंस ने एक प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? कि जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव होती है, यानी जो वेव की दिशा होती है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि लाइट वेव के रूप में चलती है, तो जो वेव की दिशा होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। वेव फ्रंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो हमें पता है कि जो हाइगेंस वेव थ्योरी के द्वारा जो लाइट होती है वेव फ्रंट के रूप में चलती है, तो इसलिए हमें इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ बनाना होगा, क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन क्या करना है? एक्सप्लेन करना। तो उसके लिए हमें एक इंसिडेंट वेव फ्रंट चाहिए, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हम कैसे बनाएंगे?
हाइगेंस ने प्रिंसिपल दिया था कि जो वेव की दिशा होती है उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन अगर कोई ड्रॉ कर देते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ से लाइट, अगर यहाँ से लाइट वेव के रूप में आ रही है, यानी कि वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र के रूप में आ रही है, तो यहाँ पे हम तरंगाग्र खोजेंगे, इंसिडेंट तरंगा। और इंसिडेंट तरंगाग्र के हम कैसे बना लेंगे, यानी वेव फ्रंट इस जो वेव की दिशा है, जो वेव आ रही है इसके परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, उससे ही हम इंसिडेंट वेव फ्रंट कहेंगे। तो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, वेव की दिशा के। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, उसे ही हम कहेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करना है। तो लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, तो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और उन्होंने क्या बताया था, अब ये आगे जाएगा, अब आगे जाएगा, तो आगे कैसे जाएगा देखिए। तो उन्होंने बताया था कि जो वेव फ्रंट होता है उस पे जो एवरी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, जो एवरी पार्टिकल्स होते हैं वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करते हैं। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस मतलब क्या, जो ये जो लाइट आ रही है किसी न किसी सोर्स से आ रही है, तो जो यहाँ पे एवरी पार्टिकल होंगे, जो वेव फ्रंट है इस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेंगे। यानी यहाँ से डिस्टर्बेंस फिर से डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि यहाँ से भी वेव आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ से जो निकलती है वेव उसे हम वेवलेट्स कहते हैं। और उसकी क्या स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड जो पीछे वाले की स्पीड होती है वही इसकी भी स्पीड होती है। यानी कि कहें कि इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है, तो इस रेस की जो स्पीड, इस रेस की जो वेवलेट्स यहाँ से निकलेगी उसकी स्पीड क्या होगी, v1 होगी, क्योंकि इसमें इसकी स्पीड v1 है, जो पीछे होती है वही इसकी स्पीड होती है। कब होती है, देखिए जब लाइट देखिए जो पीछे आ रही है रेज, जो पीछे से आ रही है वेव, उसी सेकेंडरी जब डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ से जो वेव निकलती है उसकी भी स्पीड वही होती है, बट कब, जब मीडियम वही हो, पर जब मीडियम चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आगे वेवलेट्स निकलेंगी तो यहाँ पे जो पीछे वाली स्पीड है वही स्पीड नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये दूसरे मीडियम में प्रवेश करने वाली है, और दूसरे मीडियम में क्या होती है, लाइट की स्पीड बदल जाएगी। इस वजह से इस जो वेवलेट्स यहाँ से निकलेंगी उसकी भी स्पीड क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, v2 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने निकाल लिया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, अब आगे जाएंगे और हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगला, देखिए हमें रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, यानी अगला वेव फ्रंट बनाना है। तो कितने मान लीजिए कि 30 समय बाद हमें अगला वेव फ्रंट बनाना है, तो हमने आपको पिछले लेक्चर में कैसे बताया था कि कितने समय बाद भी हम वेव फ्रंट बना सकते हैं, बस हमें उस जो वहाँ पे वेवलेट्स निकलेंगी उसकी स्पीड पता होनी चाहिए, और टाइम कितने टाइम बाद वहाँ से हम वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ से अब जो बी पॉइंट है वो आगे चलेगा, ठीक है, आगे चलेगा, और हमें टी टाइम बाद निकालना है वेव फ्रंट। तो यहाँ देखते कि टी टाइम बाद जो ये बी है कहाँ वेव फ्रंट बनाता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इस वेवलेट की स्पीड कितनी होगी, मीडियम चेंज नहीं है इसलिए v1 ही होगी, जो पीछे आ रही थी वही होगी, मीडियम चेंज नहीं है, तो क्या होगा v1 इंटू कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद निकालना, यानी कि इतने डिस्टेंस बाद हमें नया वेव फ्रंट मिलने वाला है, किसके अकॉर्डिंग, बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। और अब ए से क्या करेंगे, ए से क्या होगा, यहाँ से भी डिस्टेंस देखेंगे कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस बाद हमें वेव फ्रंट मिलने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे जो वेवलेट्स है इसकी स्पीड देखेंगे, तो इसमें वेवलेट की स्पीड चेंज हो जाएगी, जो पीछे वाली थी वो नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो धीमी है, कितनी है, धीमी है, और अलग है क्या, v2 है, यानी कि v2 कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद ही, तो टी टाइम बाद, यानी यहाँ से इतने डिस्टेंस बाद हमें वेव फ्रंट मिलेगा। हम कैसे, तो देखिए हमें ये तो पता चल गया कि हमें v से हमें v1 इंटू टी डिस्टेंस बाद हमें क्या मिलेगा, नया वेव फ्रंट मिलेगा, और a से हमें v2 इंटू टी डिस्टेंस बाद हमें नया वेव फ्रंट मिलेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे डिस्टेंस करेंगे, यहाँ से हम b पॉइंट से, ठीक है, b पॉइंट से हम v1 इंटू टी
रेडियस का आर्क लगाएंगे। ये क्या ऐसे ऐसे, ऐसे नया वेव फ्रंट बनाने का एक तरीका है। जैसे इतने रेडियस का हम आर्क लगाएंगे वी डिस्टेंस से, तो ऐसा तो हम मान सकते हैं। इसलिए हम ऐसा मान लेंगे कि जो v1t डिस्टेंस है वो कितना है, वो इतना है, और हम यहीं पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये भी जान लेते हैं कि वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए धीरे धीरे देखिए आगे कैसे वेव फ्रंट बनाया जाता है, ये भी इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे वेव फ्रंट नया बनाया जाता है। तो टी से बाद बनाना है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, यानी तरंगांक। ए टाइम बाद क्या करें, ए से पॉइंट ए से हम नया वेव फ्रंट कितने समय बाद कितने डिस्टेंस बाद बनेगा, v2 इंटू टी डिस्टेंस बाद। ठीक है, तो v2 इंटू टी डिस्टेंस बाद हम आर्क लगाएंगे। तो देखिए यहाँ ए से, तो देखिए ये यहाँ पे लगेगा। आप बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा या फिर ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको मिला लेते हैं पहले। ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमें पता है कि जो डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है वो लाइट की धीमी होती है, यानी कि ये क्या है, कम है, धीमी होती है। इस वजह से जो यहाँ का पॉइंट होगा वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा टी टाइम में, और यहाँ का जो पॉइंट होगा टी टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा। यानी कि जो बी है यहाँ पे चलाएगा और ए थोड़ी दूर ही जाएगा। क्यों कम डिस्टेंस कवर करेगा, कि जो ए पॉइंट है वो दूसरे मीडियम में प्रवेश कर चुका है पर अभी ये नहीं प्रवेश किया। ठीक है, इससे इसकी स्पीड फास्ट रहेगी, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, और वेव फ्रंट कैसे बनाया जाता है देख लीजिए। वेव फ्रंट, नया वेव फ्रंट कैसे बनाया जाता है, पहले तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं कि कितने डिस्टेंस बाद हमें वेव फ्रंट बनाना है। उतने डिस्टेंस का हम आर्क लगा लेते हैं पॉइंट से। उसके बाद क्या करते हैं, जितने आर्क हैं उन सब की स्पर्शा को मिलाते हैं, यानी टेंजेंट को। तो टेंजेंट को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। ठीक है, ये वेव फ्रंट बनाने का तरीका है। हम सबकी स्पर्शा को मिलाएंगे। ठीक है, सबकी स्पर्शा को मिलाते हैं और इसे क्या कहते हैं, यही हमारा नया वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, तो देखिए टी टाइम बाद यही नया वेव फ्रंट है और इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी है। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो होती है वेव, जो वेव होती है वो वेव फ्रंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बना लिए तो जो रिफ्रैक्टेड रेज होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए हम इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं तो उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर लाइन, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो देखिए इसे ये टोटली हो गया रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज होते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो उनके लॉज होते हैं उसको पहले जानते हैं। तो पहले पहला लॉज देख लेते हैं क्या होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, पहला नहीं एक लॉ होता है, और दो ही लॉ होते हैं, दोनों को हम जानेंगे। एक होता है जिसे स्नेल लॉ के नाम से जानते हैं, स्नेल लॉ। ठीक है, तो स्नेल लॉ क्या होता है, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी नियतांक। ठीक है, ये इसे ही हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये भी रिफ्रैक्शन के लॉज है, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जब साइन दिया है और साइन आई और साइन आर दिया तो हमें ऑब्वियसली ट्राइंगल ही लेकर करना पड़ेगा। तो चलिए नेमिंग कर देते ट्राइंगल का, इसे ए बी, इसे सी और डी मान लेते। ठीक है, चलिए इसके पहले हमें साइन आई और साइन आर, तो आई आर क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो थोड़ा सा एंगल को देख लेते हैं, एंगल को भी मार्क कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा, अभिलंब। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो सरफेस ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तभी तो हम आई और आर को मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। और इंसिडेंट एंगल यानी जो आई था वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो हमें एक्सप्लेन करना है। साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो जो आई होता है वो क्या होता है, आई क्या होता है इंसिडेंट रेज। ठीक है, इंसिडेंट रेज, आई क्या होता है, इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल के बीच जो बना एंगल होता है उसे ही हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेज ये है और नॉर्मल है यानी अभिलंब। तो नॉर्मल ये इन दोनों के जो बीच का बना एंगल होता है उसे हम आई कहते हैं। तो यहाँ पे हम आई बना लेते हैं। ठीक है,
और आर क्या होता है, आर रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे, देखिए रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड रे एंड यहाँ पे भी नॉर्मल खींच लेते हैं, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो बना एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आर, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। यहाँ से आर हमने आई मार्क कर लिया। अब चलिए क्या करते हैं, जानते हैं कि देखिए ये क्या था, वेव था, और ये क्या था, वेव फ्रंट था। और प्रिंसिपल हाइगेंस का क्या है कि जो वेव फ्रंट होता है, जो सॉरी ये वेव फ्रंट है, जो वेव फ्रंट होता है वो वेव जो आती है उसके परपेंडिकुलर होता है, ये एक प्रिंसिपल है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये वाला देखिएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये देखिए आई है और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आई, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस आई हो जाएगा। फिर से आप देखिए ये क्या है, सरफेस है, रिफ्रैक्टेड सरफेस, ठीक है, ये वाली ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल है, देखिएगा ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड सरफेस है। हमें ये भी पता है कि जो नॉर्मल होता है, जो अविलंब होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल यानी सरफेस और नॉर्मल के बीच ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये भी 90 डिग्री होगा। जब ये देखिए ये जब 90, ये टोटली 90 डिग्री है और ये हमें एंगल पता है कितना है, 90 माइनस आई, ये 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना होगा, ये ऑब्वियसली क्या होगा, आई होगा, ठीक है। इसको बाहर निकाल के लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये आई होगा, ठीक है। यानी अगर इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में देखें तो ये वाली एंगल, जो ये वाली एंगल क्या है, आई है, ठीक है। तो बेसिक हम जानते हैं, बेसिक हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर इंसिडेंट रेज और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच बने एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते थे। बट हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सरफेस देखिए इनके अकॉर्डिंग ये वाली एंगल आई आ रही है, ये वाली एंगल आई आ रही है, तो इनके अकॉर्डिंग सरफेस, और देखिए ये क्या है, वेव फ्रंट है, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इनके अकॉर्डिंग इंसिडेंट वेव फ्रंट और जो सरफेस है इसके बीच के बने एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आई हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो ये आर है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो इन दोनों के बीच बने एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये जब आर है तो 90 में से आर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, 90 माइनस आर होगा। और फिर से देखिए तो ये वाला ये नॉर्मल है, ये वाला देखिए नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो इन दोनों के बीच बने एंगल को ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे नॉर्मल। तो जब ये 90 डिग्री है और ये इसमें से 90 और 90 में से 90 डिग्री आर, 90 माइनस आर निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर से यहाँ पे जो देखिए इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ट्राइंगल देखिए BAD, ठीक है, BAD, ठीक है। इस ट्राइंगल को बना लेते हैं और हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है कि जो ये है ये क्या है, आई है, ठीक है। और इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं और इसे D मान लेते हैं। और दूसरा ट्राइंगल ये वाला देखिए BDADC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ट्राइंगल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें साइन आई और साइन आई ट्राइंगल लेकर ही करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, A है और ये D है और ये क्या है, C है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें हमें ट्राइंगल क्या, इसमें जो ये वाला है एंगल वो क्या है, R है, ठीक है। तो चलिए इसका हम काम करते हैं, जो ये ट्राइंगल है इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। उल्टा कर जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल इसको अगर पलट देंगे तो क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पलटते, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या है, आर हो जाएगा और ये ए है और ये डी है, ठीक है। अब हमें ये लॉस एक्सप्लेन करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि देखिए जो बी से देखिएगा, बी से हमने कितने डिस्टेंस का यहाँ आर्क लगाया था, हमने V1T डिस्टेंस का आर्क लगाया था, यानी जो बी से डी है वो क्या है, V1T है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ से हमने ए से जो सी पे आर्क लगाया था वो कितने डिस्टेंस का लगाया था, वो V2 इंटू टी डिस्टेंस का आर्क लगाया था, यानी ये क्या हो जाएगा, V2 इंटू टी, ठीक है, V2 इंटू टी हो जाएगा। और ये दोनों तो कॉमन है, दोनों में एक ही है, ठीक है।
चलिए स्टार्ट कर इस हमें एक जो लॉज है रिफ्रैक्शन का, इसको एक्सप्लेन करने, लॉ जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई हम किस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं? फर्स्ट वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल से साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ठीक है, ये देखिए ये भी ये 90 डिग्री है, ठीक है, और इसमें भी ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर है, थोड़ा सा सही से नहीं बनाए, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो V1T अपॉन AD, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, V1T अपॉन AD, ठीक है। और साइन आर निकाल लेते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लेन कर हमें सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करना है। तो साइन आर क्या होगा? साइन आर अब इसमें देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? फिर से परपेंडिकुलर अपन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर ये है क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस तो क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? AC है, ठीक है। तो AC और बेस क्या है? वही सेम टू सेम है, क्या? AD, ठीक है। तो क्या होगा? V2T अपॉन AD, ठीक है। तो सेकेंड लोग क्या, सेकेंड लोग देखते हैं, डिवाइड करते हो, देखते हैं कॉन्स्टेंट आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए इसी को करते हैं, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा? साइन आई V1T और AD V2T AD। देखिए AD है, ठीक है। देखिए मैं सेकेंड लॉ को लाना है कि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखते हैं कॉन्स्टेंट आता है कि नहीं। तो पहले AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? बचेगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू V1T अपान V2T। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। देखिए V1 यहाँ पे क्या है? V1 हमारे पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, और V2 क्या है? दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड है। तो क्या पहले मीडियम में लाइट की स्पीड बदलेगी? नहीं बदलेगी। जैसे जो लाइट यानी वेव की स्पीड, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो लाइट है वेव के रूप में चलती है। तो कह सकते हैं कि पहले मीडियम में जो V1 है, पहले मीडियम में वेव की स्पीड है, और जो V2 है दूसरे मीडियम में वेव की स्पीड है। तो क्या वेव की स्पीड बदलेगी? पहले मीडियम में नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। और दूसरे मीडियम में वेव की स्पीड भी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। यानी कि दोनों बदलेगी नहीं। और जानते जब ये कांस्टेंट है तो इन दोनों का जो डिवाइड होगा वो भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। एक ये क्या होता है? एक ये लॉ होता है, ठीक है, किसका? रिफ्रैक्शन का। और दूसरा लॉ क्या होता है? दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी अभिलंब, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो तीनों एक ही तल में होता है। इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसी में नहीं, बहुत ज़्यादा गोजा हो गया, इसको फिर से ये फिगर थोड़ा बहुत बना के, और जो प्लेन में होती है एक ही प्लेन में, इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग को बताया कि जो रिफ्रैक्टेड सरफेस है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, हमने बताया था। तो उसको देखिए यहाँ पे यूज़ होगा। तो चलिए इसके लिए हमें वही सेम टू सेम करते हैं, दो मीडियम बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे हमने फिगर बनाया था, बस समझने के लिए हम बना रहे हैं, समझने के लिए, ठीक है। और तीनों एक ही प्लेन में होता है, इसी को समझने के लिए, ठीक है। तो ऐसे था, और एक वेव फ्रंट बनाएंगे, वेव फ्रंट बनाएंगे, ये बी हो जाएगा, और ये ए था, और यहाँ से हमने आर्क लगाया था V1T, और यहाँ से भी आर्क लगाया था V2T, ठीक है। और ठीक है, तो फिर ये एक नया वेव फ्रंट बनाया था, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसे क्या, इसे सी और इसे डी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक नॉर्मल था, सिंपल सा बना रहा है बस समझाने के लिए आपको। अभी तो देखिए क्या समझना है, ठीक है। तो देखिए उन्होंने एक एक रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें क्या करना है? हमें दूसरा एक जो हमें रिफ्लेक्शन का दूसरा था वो क्या था कि जो इंसिडेंट रेज है,
और रिफ्लेक्टेड रेज है और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, चलिए हम सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो सरफेस है रिफ्लेक्टेड सरफेस वो कैसा है, वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है। वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो कैसा है, ऐसा है, तो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है। और कौन कौन बोर्ड के प्लेन में नहीं, एक जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है, क्योंकि जो वेव आ रही है ऐसे आ रही है बोर्ड के प्लेन में आ रही है, तो ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये भी कैसी है, ये भी ऐसी है, ठीक है। और जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को देखें तो ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये भी ऐसे है, क्योंकि जो ये है जो वेव जा रही है बोर्ड के प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, तो ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो इंसिडेंट जो ये सरफेस है रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ये तीनों बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में नहीं है। अब चलिए एक एक को देखते हैं, ठीक है, एक एक को देखते हैं। तो जो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये ऐसे है। जब ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये बोर्ड के प्लेन में है, यानी कह सकते हैं ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। यानी हम इतना तो जान गए कि इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, बोर्ड के प्लेन में है, इसको लिख लेते हैं, ये बोर्ड के प्लेन में है। अब चलिए अब इसको देखते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं कि ये बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये दोनों किस प्लेन में है। अब चलेंगे रिफ्रैक्टेड रे में देखेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे किस प्लेन में है। तो पहले ये जानते हैं जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हमने आपको बताया था वो भी कैसे बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो भी ऐसे है, ठीक है, ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है। और जो वेव है जो गई है रिफ्लेक्टेड वेव, वे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है तो ये बोर्ड के प्लेन में है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ये बोर्ड के प्लेन में है। चलिए इसको भी लिख देते हैं कि वे भी बोर्ड के प्लेन में है क्योंकि क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम वेव बोले या रे बोले बात एक ही है, ठीक है, कि उन्होंने बस बताया था कि जो लाइट होती है वेव के रूप में चलती है। अब चलते हैं नॉर्मल देखते हैं। तो नॉर्मल देखने के लिए सरफेस देखेंगे। सरफेस कैसा है, हमने बताया सरफेस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे है, तो ये भी बोर्ड के प्लेन में नहीं है। और सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी अभिलंब होता है। तो अगर ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब बोर्ड के प्लेन में होगा। जब बोर्ड के प्लेन में होगा तो यानी कि ये भी बोर्ड के प्लेन में हो गया, यानी ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि तीनों एक ही प्लेन में है, कि तीनों बोर्ड के प्लेन में, तीनों एक ही प्लेन में, हमने एक्सप्लेन कर दिया। यही एक्सप्लेन तो करना था कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट वेव है और जो नॉर्मल है तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही सब रहा रिफ्रैक्शन, और हमने रिफ्रैक्शन को हाइगेंस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाइगेंस ने क्या बताया था कि वेव के रूप में चलता है, तो इसी को लेके हमने रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन को एक्सप्लेन कर दिया और उसके जो लॉज है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा अच्छी लगी होगी ये लेक्चर हमारी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।